हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि महिला पर्यवेक्षक यानी कि फीमेल सुपरवाइज़र का जो है अभी एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम का आंसर की मैथमेटिक्स यानी कि जनरल मैथमेटिक्स जो सामान्य गणित के क्वेश्चन पेपर थे, उन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों ने ऐसे ही क्वेश्चन को अटेंड किया होगा और इसी तरीके से आप लोगों ने भी इसको जो है सॉल्व किया होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, क्या लिखा हुआ है कि यदि तेल का मूल्य 90% क्या कर दिया जाए, बढ़ गया हो, तो बताइए कि तेल का प्रयोग कितने प्रतिशत कम किया जाए कि खर्च में वृद्धि ना हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि इसको 2 से 3 बार एक बार अच्छे से रीड किया करो। जब तक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि तेल का जो मूल्य है, जो भी ऑयल है, उसका जो रेट है वो कितना बोल रहा है, 90% क्या कर दिया जाए, बढ़ गया है, यानी रेट उसका जो है इंक्रीज हो गया है। तब आपको बताना है कि हम तेल का जो उपयोग जो यूज़ कर रहे थे उसको कितना % कम कर दें कि हमारे खर्च में जो चेंजेस ना हो, खर्च में जो कोई भी अलग से वृद्धि ना हो। पहले जो हम खर्च कर रहे थे तेल के पीछे वही खर्च होना चाहिए। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन को शॉर्टकट भी है और लॉन्ग कट भी दोनों बना सकते हो, बट मैं पहले आपको शॉर्टकट ही सिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से ऐसे क्वेश्चन में ये देख लो कि जो खर्च होता है एक्सपेंसिव, यानी कि खर्च जो है किसके बराबर होता है, जो मूल्य गुणित, ऐसा लिख लो मूल्य। ठीक है, मूल्य इनटू खपत। तो हमको क्या फाइंड करना है, देखो सबसे पहले तेल का मूल्य जो है 90% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, मान लो तेल का मूल्य 100 रुपये था, मान लो जो है 100 रुपये तेल का मूल्य है, इसका 90% बढ़ जाता है। 90% क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो बताओ 100 का 90% कितना होता है, 90 रुपये होता है, यानी कि इसमें 90 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 190 रुपये हो जाएंगे। 190 रुपये क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, ये तो पहला केस हो गया। दूसरा बोलता है कि इसका यूज़ हम कितना करें, तेल का प्रयोग में कितने % का कमी कर दें कि खर्च में कोई चेंजेस ना हो। तो यानी कि हमको ये जो है यूजेस सब कितना करना पड़ेगा, जस्ट इसका अपोजिट कर दोगे 190, ये मूल्य हो गया। अब खपत कितना करना पड़ेगा हमको, अब 190 के हिसाब से, ताकि जो है, क्योंकि हमको पता है इसका इंटू करेंगे, मूल्य इंटू खपत करने पर जो आएगा वही इधर भी आना चाहिए। तो अगर 190 ये जो है इनिशियल है मान लो, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। कितना होना चाहिए भाई, 100, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारा जो है खर्च में कोई भी चेंजेस ना हो। तो खर्च पहले क्या होता है, खर्च का फॉर्मूला कहता है मूल्य इंटू खपत होता है। क्या होता है, मूल्य, इसकी वैल्यू इंटू जो उसका आप कितना खपत करते हो। जैसे मान लो आप 2 लीटर खपत करते हो पर मंथ, 2 लीटर पर मंथ खर्च करते हो, तो 2 लीटर का रेट, मान लो 1 लीटर का 100 रुपये, तो 2 लीटर का कितना हो गया, 200 रुपये। तो आपने क्या किया, 2 लीटर खपत कर रहे हो, 2 लीटर खपत कर रहे हो तो कितना हो गया, 400 रुपये आप खर्च कर रहे हो ना। तो फिर अब जो अगर ये इंक्रीज़ कर देगा तो आपको इधर डिक्रीज़ करना पड़ेगा, लीटर जो आप खपत कर रहे थे उसको कम करना पड़ेगा। तो कितना कम करोगे कि दोनों चेंज ना हो, बैलेंस हो जाए। तो अगर इसमें जितने का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उस साइड से उतना खपत कम करोगे। तो देखो 100 रुपये पहले रेट था, मान लो 100 रुपये जो है तेल का मूल्य था, तो खपत जो है इसका रेट कितना बन रहा है, देखो 100 रुपये से कितना चेंज हो रहा है, 90% चेंजेस हो रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। ठीक है, तो 90% बढ़ रहा है, मतलब 100 में 90 जोड़ोगे तो 190 रुपये बन जाता है। जो आज 100 रुपये था वो रेट बढ़ के 90 रुपये हो जाता है। खपत पहले हम 190 रुपये खपत कर रहे थे, 190 रुपये क्या करते, खपत करते पर मंथ के हिसाब से, ऐसा सोच लो। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी। कितना कमी करें, तो हम जो है 90 रुपये, जो इसमें बढ़ रहा था, तो 90 रुपये का जो खपत है उसको माइनस कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। अब दोनों का इंटू करो, मूल्य इंटू करोगे तो कितना आएगा, 100 इंटू 190 कितना आएगा भाई, जो भी आएगा सेम आएगा। यहाँ भी 190 गुणी, यानी कि 100 इंटू 190 करोगे इक्वल ही आएगा 190 गुणित 100। तो अगर मूल्य में इंक्रीज कर रहा है तो हमको खपत में डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी हमारा जो है ये क्या होगा, इक्वल आएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है कि हमें जो है खर्च में कोई एक्स्ट्रा वृद्धि ना हो जाए, कोई चेंजेस ना हो। तो ये कहानी यहाँ तक आ गई समझ में। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, तो अब हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है कि कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, तो क्या करोगे, इसका चेंजेस निकालो, कितने का चेंजेस दिखाई दे रहा है, 100 में से 190 में से 100 गया, यानी कि 90 का चेंजेस हो रहा है। 90 का क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। इनिशियल कितना था, इनिशियल अगर हम बात करें कितना था, तो भैया हमारा खपत 190 रुपये का था, इनिशियल कितना है, 190 का खपत हो रहा था। चेंजेस हमको 90 रुपये में कमी करना पड़ा, कितने % की कमी बोला है ना, कम किया जाए, इसीलिए हमको 90% क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा।
तो ये है कमी में प्रतिशत कैलकुलेट करने का फार्मूला। तो 90 जो है खपत पहले 190 था, हमको उसमें 90 कमी करना पड़ेगा। तो 90 कमी हो गई। इनिशियल कितना था हमारा 190 रुपये हम शुरू में ही खर्च कर रहे थे। परसेंटेज निकालने के लिए बेटा 100 से इंटू कर देते हैं, अब ये कैलकुलेट हो जाता है परसेंटेज में। तो यहाँ से ये कट गया, कितना बचा 900 बटा 19 आया। 900 बटा क्या आ गया 19%। अब हमारा ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो एक भी ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा है, लेकिन बेस में कितना है 90, यहाँ से समझ में आ रहा है ये तो बेस में 90 होगा। क्या डायरेक्ट 47 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो एक काम कर सकते हैं, इसको रफली डिवाइड करके देख सकते हो आप कि अगर हम क्या करें 900 को डिवाइड कर दे किसको 19 से 19 से, तो क्योंकि आपको कैलकुलेटर तो सामने देगा नहीं तो आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो 19 का मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कि लगभग कितना आ रहा है। तो 19 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 19 इंटू 4 जब आप करोगे ना तो 9 चौक 36, कैरी 3, 4 एकम 4 3, 776 हो जा रहा है। लेकिन जैसे ही 19 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 19 से 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा 5 या 45 और कैरी 4 हो जाएगा, 5 4 9, 95 हो रहा है। तो ये जो है 2 90 से ज़्यादा हो जा रहा है, 5 बार में 90 से ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 4 बार में जाएगा। 4 बार में कितना आ जाएगा 76 हो जाएगा। 76 हो गया तो यहाँ से क्या होगा भाई माइनस करते हैं, माइनस करोगे तो 10 में 6 गया 4 हो गया, यहाँ पर बच गया 8, 8 में 7 गया 1 हो गया, ये 140 बन गया। कितना हो गया 140 हो गया। अब कितना करें तो अब देख लो यहाँ पर हमको 4 तो आ गया, तो यहाँ पर देखो 47 है और 42 है, तो 2 बार में तो जाने वाला नहीं क्योंकि 19 दूनी 38 है। तो हम 7 टाइम में करके देखते हैं, एक बार कितना करके देखते हैं 7 टाइम में। तो 19 इंटू 7 करके देख लो कितना आएगा 9 7 63, 6 और 6 7 एकम 7 और 6 कितना हो गया 13, कितना हो गया 133। तो ये हो गया आपका 133, ठीक है। अब कितना होगा यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा देखो 140 माइनस 133 माइनस करोगे तो 7 का ही तो डिफरेंस है, तो अब तो इससे जाएगा ही नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको ओवरऑल क्या ले सकते हैं, ये जो रिमाइंडर है रिमाइंडर ऊपर जाता है, किससे भाग के वो तो नीचे ही रहेगा। कितना कोसेंट आया 47 आया, तो फाइनली हमारा 47 एंड 7/19% आएगा। तो ये था पहला क्वेश्चन। आपको सारे क्वेश्चन जितने भी इस एग्ज़ाम में महिला पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए थे मैथ्स के, सारे क्वेश्चन आप ऐसे इजी तरीके से नहीं बना सकते थे। ओनली 2 से 3 क्वेश्चन ही इजी था, बाकी सभी जो है आप लोगों को इस तरह के ट्रिक याद रखने पड़ेंगे तभी आप बना पाओगे, ठीक है। अदरवाइज टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा इस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए। सेकेंड आइए, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन 87, क्वेश्चन नंबर 87 है ये, ठीक है। वो 86 था, 87 नंबर का है। टोटल 15 क्वेश्चन जो है मैथ्स के, जनरल मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, ए एक वस्तु को खरीदता है और बी को 20% की हानि पर क्या करता है बेच देता है, ठीक है। समझ आया ये चीज़ें। क्वेश्चन यहाँ से क्या बोल रहा है, ए जो है 3 व्यक्ति हैं यहाँ पर, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे अभी। ए एक वस्तु को खरीदता है और उसको बी को 20% के लॉस पर बेच देता है, ठीक है। और बी उसी वस्तु को सी को बेचता है 20% के लाभ पर बेच देता है। जबकि बता रहा है कि सी जो है सी को 480 रुपये में खरीदा था, सी उस वस्तु को कितने में खरीदा था 480 में खरीदा था। तो बताइए इसका ए कितने में खरीदा रहा होगा। तो पहला तरीका यह है कि आप डायरेक्ट ऑप्शन से जा सकते हो। डायरेक्ट ऑप्शन से जाओगे तो भी आपका काम बन जाएगा। बट बहुत से बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन को छोड़ कर आए थे, जबकि ये क्वेश्चन इतना ईजी था। इस ऑप्शन से ही अगर आप बनाते थे तो आपका आंसर आ जाता है। जैसे मैं पहले ऑप्शन की बात करूंगा, अगर मैं बोलो मान लो मेरा ए का कॉस्ट है, इसने बोला ए का कॉस्ट कितना, ए ने कितने दाम पर खरीदा था, तो मान लो ए जो है 500 रुपये में खरीदा था। मान लो ए जो है किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदा, अब 500 का 20% हानि पर बेच देता है बी को, तो 500 का 20% कितना होता है अभी, तो ये हो गया 500 का 20% मतलब 20/100, ये 0 0 कट गया, 5 दूनी 10, 100 रुपये हो गया इसको लॉस। यानी कि इसने बी को कितने में बेच दिया बेटा 400 रुपये में बेच दिया। समझ गए, ये 100 रुपये के यानी कि 20% मतलब 100 रुपये का नुकसान किया अपना। और किसको बेच दिया, सेल कर दिया, बी को कर दिया। और बी ने इसको खरीदा है, यानी कि बी के लिए ये कॉस्ट प्राइस हो गया। बी ने इसको 400 रुपये में खरीदा है और 400 रुपये का 20% लाभ पर सी को बेच देता है। तो ये बताओ 400 का 20% जब आप कैलकुलेट करोगे बेटा कितना ईजी क्वेश्चन। देखिए 4 दूनी 8, 80, यानी कि 400 का इसमें 80 और ऐड करोगे तो 480 रुपये को सी को सेल कर देता है, यानी कि सी को बेच देता है। तो 480 इसका आएगा। तो आया कि नहीं आया, देखो लिखा हुआ है साफ साफ सी को जबकि सी जो है उस वस्तु को 480 रुपये में खरीदता है। दिख रहा है सी जो है 480 रुपये में खरीदा। कब खरीदा, जब आपका ए कितना होगा 500 रुपये होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं बेटा इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया। तो इसका आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट था।
500 रुपये में ही हमको उस वस्तु को क्या ए ने खरीदा होगा, तभी उसका 20% निकालेंगे। वो 20% कमी करके उसने बी को बेच दिया और बी ने उस वस्तु को फिर 20% निकाला, जो भी आया। बी ने खरीदा 400 रुपये में, 400 का 20% निकाला यानी कि 80 रुपये और ऐड करके इसको प्रॉफिट के साथ बेच देता है किसको, सी को। यानी सी कितने में खरीदा फिर 480 रुपये में, वही तो क्वेश्चन लिखा है। यानी कि उस वक्त बोल रहा है ऐसा अगर केस आता है तो बताइए ए किस दाम पर खरीदा था, तो ए ने उस वस्तु को 500 रुपये में खरीदा था। ये तो एक ऑप्शन से हम चले गए, पहला ऑप्शन मिल गया, आगे बढ़ गए। अदरवाइज हमको ऐसे और भी ऑप्शन को चेक करना चाहिए, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर हमारा फर्स्ट में ही आंसर आ गया तो हम आगे चेक नहीं करेंगे। ये तो रही बात इस चीज़ की। अब अगर हम बात करें इसका जनरल मेथड क्या है, तो अगर हम दूसरे मेथड से देखें अथवा सेकंड मेथड देखें, आप ऐसे भी बना सकते हो। ऐसे 3 वस्तु हैं, ए 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी है। ए का कॉस्ट नहीं मालूम है तो आप मान लो इसने x रुपये में क्या किया, खरीदा। यानी कि ए के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस में इनिशियल, ठीक है, क्रैमुल बोलते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ए के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है, x रुपये, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, x का 20% लॉस कर दिया तो x का 20%, x का 20% कटेगा, 2 एकम 2, 2 5 6 10, कितना आया भाई, x बटा 5 रुपये का इसने क्या किया, लॉस कर दिया। और तो ये बताओ इसने सेलिंग प्राइस, देखो ये कॉस्ट प्राइस खरीदा x रुपये में और लॉस कितने का किया, x अपॉन 5, बेचा कितना, सेलिंग प्राइस जो है कितना होगा, a का सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस ऑफ ए ने कितने में बेच दिया, तो x में से माइनस करना पड़ जाएगा x अपॉन 5 को। ओवरऑल कितना हो गया, 5 में से गया 4/5, यानी कि 4/5 ऑफ x का 4/5 हिस्से में इसने क्या किया, बेच दिया किसको, बी को। तो बी के लिए कॉस्ट प्राइस यही हो गया, ए ने बेचा और बी ने खरीदा, तो बी का कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 4/5 होगा, ये हो गया। अब 20 इस जो आया है इसका 20% हमको क्या किया, इसने प्रॉफिट के साथ सी को बेच दिया। तो ये बताओ कितना प्रॉफिट किया, तो 4/5 का ऑफ x का कितना परसेंट, 20% मतलब फिर से वही कहानी, 20 5 6 100, ये हो गया। तो कितना आ जाएगा ये फाइनली 8x अपॉन 25, ये जो है आगे आपका कितना 8x अपॉन 25, ये जो है इसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये इसने बेचा सी को, तो सी को इसको ऐड करके बेचेंगे ना, प्रॉफिट तो सिर्फ 8x अपॉन 25 हुआ। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ बी का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, पहले कितना था उसका कॉस्ट 4/5x था, प्लस कर दूंगा उसी में 8x/5, 25, एलसीएम लोगे 25 ही आएगा, तो एलसीएम 25 ही आने वाला है। तो यहाँ पर कितना जाएगा, 5 से काटोगे तो 25, 5 ऊपर जाएगा, 5 चौक 20, 20 8 28x, इसने सी ने इसको क्या किया, खरीदा, क्योंकि बी को इसने बेचा। सेलिंग प्राइस, बी का सेलिंग प्राइस कितना है, 28x अपॉन 25, किसको बेचा है, सी को। तो सी को बेचा तो सी ने खरीदा है इतने ही रेट में, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सी का कितना होगा, यही 28x अपॉन का 25। और सी ने जबकि कितने में खरीदा है, वैल्यू दी हुई है सी की, कितनी दी हुई है, 480 रुपये में, यानी कि ये इक्वल होगा 480 के, ये इक्वल हो जाएगा किसके, 480 के। तो यहाँ पर जो है कितना आ जाएगा आपका फाइनली, 1 मिनट, यहाँ पर जो है मैंने यहाँ मिस्टेक किया, 20 5 600, 2 1 जा 2 5, ये 4 आएगा तो 4x आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्योंकि मैंने काटा नहीं आपसे, 20 5 600 पूरा कट गया तो सिर्फ 4 बचा ऊपर, तो 4/25 आएगा, 4/25 ऑफ x आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 4x अपॉन का 25, कितना आएगा, 4x अपॉन 25 आएगा। ऐड करोगे 5 चौक 20 और 24, यहाँ पर कितना आएगा, 24x अपॉन 25 रुपीज़ में इसने क्या किया, बेच दिया किसको, सी को, ठीक है। तो सी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 24x अपॉन का 25, ठीक है। और क्वेश्चन दिया हुआ है सी ने उस वस्तु को जबकि 480 रुपये में खरीदा था, तो 24x अपॉन 25, ये जो कॉस्ट प्राइस था x के फॉर्म में, एक्चुअल में किसके बराबर होगा, 480 के बराबर होगा। फाइनली यहाँ से क्या करोगे, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 20 आ गया, 25 गुणा 20 कर दो, यही फाइनली आंसर होगा। 25 दूनी कितना होगा, 20 × 25 करोगे तो फाइनली 500 रुपये आ जाता है, 500 रुपये आ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या था, और ये सी मीन्स एक किसकी वैल्यू निकल रही है, एक्चुअल में x की वैल्यू, देखो x को यहीं रखोगे तो x की वैल्यू मिल रही है 500 रुपये, और x क्या था बेटा, x जो है कॉस्ट प्राइस था किसका, a का। तो यानी कि a ने उस वस्तु को 500 रुपये में परचेस किया होगा, तभी उसका 20% लॉस करके उसने b को बेचा, और b ने क्या किया, 20% के प्रॉफिट के साथ c को बेच देता है, और c का कॉस्ट प्राइस फिर उस वक्त बन जाता है 480 रुपये बन जाता है। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन था ये हमारा,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये भी इजी था, लेकिन इसको कॉन्सेप्ट के साथ समझोगे तो मैंने दोनों मेथड सिखा दिया। ये आपका शॉर्टकट मेथड था जो कि डायरेक्ट ऑप्शन से चले गए थे, और ये आपका थोड़ा सा क्या है, सिस्टमेटिक मेथड है। ठीक है, तो इसको जो है आप प्रोसेस करके बना सकते हो इस तरह के क्वेश्चन को। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर वर्क करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, ये रेशियो का क्वेश्चन था, अनुपात का था। क्वेश्चन लिखा है 2 की पावर 1.5 है, रेशियो 2 की पावर 0.5 है, बताइए इसका अनुपात क्या होगा, कौन से अनुपात के बराबर होगा बेटा। कितना इजी क्वेश्चन, देखिए 2 की पावर 1.5 है, अनुपात है 2 की पावर 0.5 है। अगर आपको अनुपात से यानी कि ये जो पॉइंट से डर लगता है तो आप इस डर को भगा दो, इतना तो कर सकते हो 3/2। ये तो याद होना चाहिए कि भाई ये 1.5 तो है, ये 1.5 मीन्स कितना है 3/2, 3/2 तो है, 3/2 को डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा। ठीक है, रेशियो 2 की पावर 0.5 मतलब आधा, आधा मतलब 1/2 होता है। ठीक है, और हमको पता है रूट ये जो है 3/2 का मतलब कितना होता है, 1 और 1 का आधा, यानी कि इसको ओवरऑल बोल सकते 2 की पावर में है तो ये 2 की पावर में 3/2 का मतलब होता है कितना होगा भाई 2√2 होगा, 2√2 होगा अनुपात। 2 की पावर 1/2 का मतलब होता है √2, √2 का मतलब होता है 1/2, तो ये 1/2 + 1 हो गया 3/2। अब यहाँ से देखो √2 कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचेगा 2:1। फाइनली इसका आंसर आने वाला है 2:1। देखिए ये भी इजी क्वेश्चन थे, तो आप लोग जिसने भी बनाया होगा चेक कर लेना, आप लोग का आंसर यही आएगा। ठीक है, जिसने बनाया होगा उसका सही होगा। और इस क्वेश्चन में माइनस मार्किंग भी था, तो अगर आप इसको गलत कर दियोगे तो आपके जो है माइनस हो जाएंगे नंबर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 प्राकृतिक संख्या। यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक था क्वेश्चन में, हिंदी मीडियम के क्वेश्चन में मिस्टेक था, बट इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन को सही तरीके से दिया था। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर लिखा था 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, और हिंदी मीडियम में यहाँ पर लगातार इसने यहाँ पर हटा दिया, सिर्फ 5 प्राकृतिक संख्या। तो 5 प्राकृतिक संख्या तो कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर क्या मेंशन होना चाहिए था, लगातार। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेंशन होना था लगातार, वो चीज़ें मिस प्रिंट था। तो 5 जो है लगातार क्रमागत ये बोलते हैं। ठीक है, तो 5 क्रमागत मीन्स लगातार बोलते हैं, या फिर क्रमागत भी बोलते हैं। ठीक है, तो 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना दे दिया हुआ है, m दे दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोलता है यहाँ पर, ये देने के साथ साथ बोलता है कि यदि अगले 3 प्राकृतिक उसी में और अगले 3 प्राकृतिक संख्याएं और सम्मिलित कर दिया जाए, तब इनका जो है इन 8 संख्याओं का औसत पहले के औसत से कितना अधिक है। जाहिर सी बात है, पहले 5 लोग को जोड़ के डिवाइड किया गया 5 से, उसके बाद 8 लोग को जोड़ के 8 से डिवाइड कर दिया है, तो ये बताना है कि भाई अब इसमें कितने का चेंजेस हो गया, पहले के औसत और अभी के औसत में कितना चेंजेस होगा, ये फाइंड करना था। तो क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन को, सबसे पहले तो ये औसत को कॉन्सेप्ट समझो, ये होता है औसत का कॉन्सेप्ट। औसत जो है वो किसके इक्वल होता है, योग, कुल योग अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, कुल संख्या, ये फॉर्मूला होता है कुल संख्या। ठीक है, एवरेज जो होता है, एवरेज क्या होता है, सम अपॉन टोटल नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको योग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 5 लगातार संख्याएं कौन सी होती है, आप लोग को पता होगा 5 लगातार संख्याएं कौन कौन सी होती है। जैसे पहला कंडीशन को सॉल्व कर रहा हूँ, तो 5 कंसेक्यूटिव नंबर, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत। क्या करना पड़ेगा भाई, ये बताओ। पहली संख्या मान लो अगर x है, पहली संख्या अगर जो भी सोच रहे हो, जहाँ क्रमागत मतलब कहीं से भी, जैसे अगर मैंने 20 से चालू किया तो 20, 21, 22, 23, 24 ऐसा, ये 5 संख्याएं जो हैं ये क्रमागत होती है, लाइन से होती है। अगर मैंने 3 से स्टार्ट करना तो 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे, इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, लगातार संख्या। ठीक है, तो पहली संख्या अगर x है तो अगली संख्या कौन सी होगी, x+1, अगली संख्या कौन सी होगी, x+2, अगली संख्या है x+3 ऐसे, और अगला x+4 होगा। ये 1, 2, 3, 4, 5 इनका औसत यानी कि 5 से भाग करना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है बटा 5 कितना आ रहा है इसका औसत, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया m आता है। आप यहाँ से लॉजिक लगाओ, 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, मतलब 5 बार जोड़ा तो 5x मिलेगा सीधा सीधा। प्लस यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4 है, 1, 2, 3, 4 यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 तक का जोड़, यानी कि 5 थे, 5 में 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4, तो ये डिवाइड बाई कितना आएगा 5, ओवरऑल कितना है m है। और 1 से लेकर 4 तक का जोड़ ऐसे भी जोड़ सकते हो, और एक फॉर्मूला भी होता है, जितनी संख्या होती है 4n n+1 / 2। हमको पता है 1 से लेके n नंबर का सम कितना होता है कि 5x हो गया, प्लस इसका सम कितना आने वाला है, तो n कितना है, 4 है, 4 × 4 + 1 5/2, ये फॉर्मूला होता है। मैंने डायरेक्ट कर दिया फॉर्मूला से, n n+1 / 2, और पूरे के अपॉन में कितना है बोलो भाई 5 है। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप इसको जोड़ सकते हो, वैसे
कितना होगा 4 3 7 8 9 और 1 10, अभी भी 10 ही आने वाला है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करके बताया हूँ। तो यहाँ से क्या होगा, देखो सब में ये 2 से कट गया, 2 दूनी 4, अब कितना आया 10, तो 5x प्लस 10/5 पूरे के इक्वल में m है। यहाँ से 5 5 कॉमन निकाल काटोगे तो कितना बचेगा 1x, यहाँ से 5 से डिवाइड करोगे 2 बराबर m आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, m-2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, m-2 है, ठीक है। ये आपका x की वैल्यू मिल गई, यानी x की वैल्यू जो भी होगी कितनी होगी, m-2 होगा। अभी ये पहला केस होगा। नेक्स्ट केस क्या बोलता है कि इसी में और अगले 3 संख्याओं को जोड़ दिया जाए। तो इसी में अगर हम और अगले 3 संख्याओं को जोड़ दें तब कितना आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसी में ऐड कर दें, नेक्स्ट 3 संख्या और ऐड कर दो, तो जब मैं 3 संख्या और ऐड करूंगा तो ये जहाँ तक 4 था इसी में 3 और जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा। फाइनली पहली संख्या x, दूसरी संख्या x+1, तीसरी संख्या है x+2, फिर ऐसे डैश 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 कहाँ तक जाएगा, चाहे तो पूरा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x+3 प्लस x+4 प्लस x+5 प्लस x+, देखो 1 2 3 4 5 तो यही हो गया, 6 ये फिर 7 हो गया और एक और आएगा x+7 तक, 7 तक ही जाएगा। डिवाइड बाई कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हो गया 8। अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ टोटल x कितनी बार है, 8 बार x होगा। देख लो 1x 2x 3 4 5 6 7 8 बार x होगा। उसके बाद अलग से 1 से लेके 7 तक का सम, 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक का, 7 तक का, ठीक है। डिवाइड बाई टोटल कितने होंगे 8। और इसका फॉर्मूला कैसे यूज़ कर सकते हो, अभी मैंने बताया 8x, इसका फॉर्मूला कहता है n कितने टोटल 7 हैं, गुणा n+1 करोगे तो 8 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 करोगे पूरे के बट्टे में 8 है। फाइनली ये कितना आएगा 8x प्लस ये 2 से कटा 2 चौका 8, 7 चौका 28 बटा 8, ऐसा आ गया। तो ये कौन हो गया, 8 संख्याओं का औसत हो गया। अब अपने को चेक करना है कि ये औसत जो है, क्वेश्चन में लिखा है यदि इन 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक है। अधिक कैसे निकालते हैं, तो भाई ये वाले में से ये वाले को माइनस करना पड़ेगा। इसका औसत, पहले औसत कितना था m था, अभी कितना आ गया ये, लेकिन वो ये m के फॉर्म में है, ये तो m के फॉर्म में नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको x के जगह वैल्यू डालनी पड़ेगी। x की वैल्यू कितनी निकाली हमने, m-2 निकाला गया, तो m-2 इसमें पुट करोगे x के जगह, तब आपका फाइनली इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें जैसे ही मैं m-2 पुट करता हूँ, तो हमारा जो आया आंसर 8x + 28 अपॉन में 8, ये आया 8x अपॉन, देख लो 8x + 28 अपॉन 2, और x की जगह रखना है हमको m-2, तो 8 अपने जगह रहेगा, x के जगह हम रखेंगे m-2 प्लस का 28 डिवाइड बाई 8, फाइनली आया 8 कट जाएगा तो m-2 प्लस 8 इसके साथ जाएगा 28/2। ये न्यू एवरेज आ गया, न्यू औसत। तो अब ये बताना है ये नया औसत ये मिल गया, तो पहले औसत कितना था m था, अभी कितना मिल गया m-2 प्लस 28 हो गया। तो बताओ भाई अंतर कितने का हो गया, अंतर कितने का हो गया। अगर हम अंतर देखेंगे तो पहले m-2 ये ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा में से ही करेंगे ना, 28/2 इसने ये अभी आया, पहले कितना था m था, तो फाइनली m कट जाएगा तो कितना आएगा, बचेगा सिर्फ -2 प्लस 2 से काटोगे ये शायद 8 है, 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो 4 दूनी 8, 4 7 28, तो 7/2, ये बस सॉल्व कर लो। 2 दूनी 4 में से 7 गया, 3/2, और 3/2 मतलब बेटा कितना होता है 1.5। तो कितने का अंतर है, 1.5 का अंतर है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला था कि अगर हम ऐसा करते हैं 8 रो को जोड़ के फिर निकालेंगे औसत, तो कितने का चेंजेस आएगा, तो 1.5 का आंसर आएगा। राइट आंसर जो है 1.5 है, यानी कि पहले औसत, क्वेश्चन का मीनिंग यही था, 1 से लेकर पहले एक मतलब कोई भी शुरू के 5 संख्याएं ले रहे हो, उनका औसत अगर है मैं उसी में 3 और संख्याएं और ऐड कर देते हो तो उनका औसत और पहले का औसत में कितने का अंतर आएगा, तो 1.5 का अंतर आ जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन देखिए था क्वेश्चन वैसे ही, लेकिन थोड़े से टफ थे। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो इस तरह के क्वेश्चन को हम भी अटेंड कर सकते हैं, और पूरे क्वेश्चन जितने 30 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आप चाहते हो उन क्वेश्चन को अटेंड करना तो आप बिल्कुल हमारा कोर्स परचेस कर सकते हो। हम जो है एकदम ईजी ग्राउंड लेवल से शुरू से ही सारा कॉन्सेप्ट वाइज समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सारे कॉन्सेप्ट वाइज समझाते हैं, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड और मैथ्स पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कराया जाता है। तो उस कोर्स में ज्वाइन करके आप चाहो तो इजी तरीके से फिर कोई भी एग्जाम, CG
व्यापम या कोई भी जहाँ पर मैथ्स और एप्टीट्यूड होगा उसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ कि आप जो है सारे क्वेश्चन को अटेंड कर लोगे। मैथ्स के तो कम्प्लीटली क्वेश्चन को अटेंड कर लो, क्योंकि हम जो समझाते हैं आपको वो बिल्कुल बेसिक समझाते हैं, ठीक है, बेसिक से। ऐसा नहीं कि हवा में उड़ा के नहीं ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ऐसे उड़ाने वाले काम नहीं करते हैं, ठीक है। पूरा बेसिक से समझाया जाता है ताकि आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया फिर उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है उसी पैटर्न का तो आप इजी से बना लोगे, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा। अब ये आ गया आपका इंटरेस्ट से रिलेटेड, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, साधारण ब्याज से रिलेटेड। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बोलता है कि भाई साधारण ब्याज के किस दर से, साधारण ब्याज के किस दर से अगर हम बात करें कि कोई भी धन, जो भी धन था वो 16 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपको क्या क्या चीज़ें दे दी गया है यहाँ पर देखिए, साधारण ब्याज से 2 गुना हो जाता है। 2 गुना का मतलब क्या होता है भैया, 100 रुपये आपने जमा किया है किसी बैंक में और 16 वर्षों में, 16 वर्ष में डबल कब होगा, जब 100 रुपये ही क्या मिल जाए, ब्याज मिल जाए। 100 रुपये अगर ब्याज मिल जाएगा तो ब्याज प्लस मूलधन ही आपका क्या हो जाता है, 200 रुपये हो जाता है। तो ये डबल हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि जो साधारण ब्याज है, जो ब्याज यानी कि इंटरेस्ट होता है वो आपका मूलधन के अगर बराबर हो जाता है तभी हम क्या बोलेंगे वहाँ पर हमारा जो है, तभी ऐड करेंगे तो हमको जो बैंक से जब हम लेने जाएंगे 16 वर्ष बाद तो हमको क्या मिलेगा, डबल राशि मिलेगी। तो डबल कब होगा, जब मेरा ब्याज जो है मूलधन के बराबर हो जाता है। बात आई समझ में। ब्याज मतलब अगर मैंने 1 लाख रुपए जमा किया किसी बैंक में और अगर मेरा ब्याज भी 1 लाख रुपए हो गया, तभी तो दोनों को जोड़ूंगा तो मेरा जो है मिश्र धन कितना होगा, 2 लाख होगा कि नहीं होगा। तो डबल हुआ कि नहीं, 1 लाख का डबल, तो 1 लाख का डबल, यानी कि डबल की बात जब भी क्वेश्चन करता है समझ लेना वहाँ पर ब्याज जो है मूलधन के बराबर होता है। तो क्वेश्चन में बोला साधारण ब्याज के किस दर से, दर क्या है पता नहीं, वही तो फाइंड करना है। बोलो भाई दर तो फाइंड करना है, दर ही फाइंड करना है, ठीक है। दर को हम लोग आर से बोलते हैं, R% फाइंड करना है। बोले 16 वर्ष, एन आपका दे दिया है, 16 वर्ष दे दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन में मूलधन, मान लो मूलधन P है, मान लो आपने मूलधन P रुपए जमा किया, तो बताओ भाई ब्याज कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, वो भी तो P रुपए होगा ना, क्योंकि हमको डबल चाहिए। डबल जाने के लिए ब्याज है जो मूलधन के बराबर होगा, यही तो है क्वेश्चन, समझ में आया। तो यहाँ से अब ये कॉन्सेप्ट समझेगा कि जो ब्याज है वो भी अगर मूलधन के ही बराबर हो जाए तभी जो है, अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला का, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है, डिवाइड बाई 100, यही तो फॉर्मूला सीखते रहे हैं बचपन से। ब्याज भी मेरे को कितना मिल रहा है P, मूलधन कितना है P, दर कितना है वही तो पता करना है, समय कितना है 16 है, डिवाइड बाई कितना 100, बोलो इतना इजी क्वेश्चन। ये P कट गया, यहाँ बच गया 1, 16 से काट दो, 4 चक 16, 4 20 25, 25 100, मतलब 4 से काटोगे 4 चौक 16 हो गया, 4 दूना 8, 9 10 2 बचा, 4 5 6 20 हो गया। तो कितना आया, R/4R/25 आया। तो सीधा सीधा निकालोगे, R की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 25/4%, ये R निकलेगा। और 25/4 मतलब देख लो कितना परसेंट है इसमें, और परसेंटेज किस में, पॉइंट में दिया हुआ है, तो आप कल कैलकुलेट कर सकते हो कितना आएगा। 4 छके 24, 25 एक बच गया, दशमलव लग गया, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 9 10 2 बचा, 4 5 6 20। कहानी समझ में आएगी नहीं, 4 से भाग करोगे तो 6.25% आएगा। तो रेट के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 4.25% हमारा आएगा इसका सोल्यूशन। क्या सबको समझ में अगर आ गया समझ में, सब लोग लाइक करोगे इस वीडियो को, ठीक है, और इसको शेयर करो अपने दोस्तों यारों तक, ताकि जितने बच्चे इस एग्ज़ाम को दिए थे तो वो जो है क्या कर सकते हैं, इनका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे को, लोगों को ये जो है समझ में ही नहीं आया इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी कितना इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि P अनुपात Q अनुपात R, यदि P रेशियो Q रेशियो R की वैल्यू 1:2:4 है। रेशियो का मतलब क्या होता है, जितना है उतना ही टाइम अगला, ठीक है, यानी कि ये जो P Q R का रेशियो है 1:2:4 के रेशियो के फॉर्म में है। तो बताइए इसकी वैल्यू किसके बराबर होगा। अरे भैया P का अनुपात कितना है, एक मीन्स 1x, x होगा। अगर मान लो x कोई रेशियो ले ले, क्वांटिटी ले लेते हो तो एक गुना होगा, Q कितना है 2 गुना होगा, P Q R कितना है बोलो भाई 4 टाइम्स है, यानी कि 4 गुना होगा, 4 टाइम्स है होगा, ये दे दिया। अब आपसे पूछ रहा बोलो भाई इसकी वैल्यू निकालो, 5P² प्लस Q² प्लस R² की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो क्या करना है, सबकी वैल्यू पुट कर दो, सिंपल। 5 अपने जगह रहेगा, P के जगह कितना डालोगे, 1x का स्क्वायर, Q की वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो 2x का स्क्वायर बनेगा, प्लस R के इस वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो 4x का होल स्क्वायर बनेगा। ये बताओ ये कितना आया फाइनली, 5x² अपने जगह रहेगा, ये 2 दूनी 4x² होता है, प्लस ये 4 चौक 16x² होता है। तो ये कितना हो गया, 16 4 20, 20 5 25 हो गया, टोटल आया 25x² हो गया, और 25x² का बाहर आएगा 5x आएगा। तो ये आपका आ रहा है कितना,
5 टाइम आ रहा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से में x कौन है, x के फॉर्म में आ रहा है, x की वैल्यू कौन है, मेरी p है, तो फाइनली ये 5p के इक्वल आता है, क्योंकि p को भी हमने x माना है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन जो है इसका क्या था, करेक्ट था। ठीक है, चलिए आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 91 हो गया, अब हम 92 पर बात करते हैं। 92 क्वेश्चन लिखा यदि 4:9, फिर क्या लिखा हुआ है, प्रोपोर्शनल टू कितना लिखा हुआ है, 12:x है। तो बताइए x की वैल्यू कितनी होगी। सिंपल क्वेश्चन, 4/9 जो है इक्वल है किसके, 12/x बोल रहा है। तो इसको ऐसे ही काटा करो भाई, 4 एकम 4, 4 तिया 12 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, 9 तिया 27, 2 लाइन का आंसर था 27, इसका आंसर आएगा। यानी कि डी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट था। देखिए कितना इजी क्वेश्चन, कम से कम ये तो सभी लोगों ने बनाया होगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए घुमावदार है क्वेश्चन लिखा एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा। तो भैया आपको ये देखना पड़ेगा कि एक सप्ताह में 1 घंटे किसके बराबर होता है। तो ये बताओ एक दिन में कितने होते हैं, एक अगर हम दिन में की बात करें, एक दिन में टोटल 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो ये बताओ 7 दिन में कितने, इसने एक सप्ताह बोला, एक सप्ताह मतलब 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन में कितना हो जाएंगे, 24 घंटे गुणा 7, मल्टीप्लाई करोगे 7 चौक 28 की 8, कैरी 2, 7 दूनी 14, 15 16, 168 हावर आएंगे। इतने घंटे जो हैं 7 दिन में आते हैं। तो 7 दिन मतलब एक सप्ताह में, एक सप्ताह में बोलो भाई कितने घंटे होते हैं, 168 घंटे होते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, इसका 1 घंटा 168 का 1 हावर इसका जो है दशमलव में कितना होता है। तो ये बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे। तो भाई इसने बोला है ओनली 1 घंटे का निकालना है, तो ये सप्ताह में है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 168 घंटे जो है वो किसके बराबर होता है, एक सप्ताह के बराबर होता है। यही तो क्वेश्चन है, एक सप्ताह के बराबर 168 घंटे, ऐसा लिख सकते हो। हमको सिर्फ 1 घंटे का चाहिए, 1 घंटा यानी कि 168 से डिवाइड कर दो। 1 घंटे किसके बराबर होगा, तो 1/168 सप्ताह के बराबर होगा। तो क्वेश्चन में यही बोला था कि 1 घंटे, एक सप्ताह का 1 घंटे किसके बराबर होगा, और इसको ये आंसर आ गया। लेकिन इसको दशमलव में निकालना है, तो दशमलव में निकालने के लिए क्या करोगे, वही कहानी 168 को, क्योंकि आपको कैलकुलेटर तो देगा नहीं क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम थे, तो 168 को 1 से ऐसा डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो अप्रॉक्सीमेट बताना है कि लगभग कौन सा आंसर आएगा। तो सबसे पहले देखिए 160 को, ये तो 0 बार में ही जाएगा, पॉइंट लगाओगे, 0 पॉइंट मतलब 1 0 जाएगा, तो ये जाएगा कितना आएगा, 1 ही आएगा। पॉइंट लगा चुके तो आप 0 अनुमति है आपको। अब ये 168 है, 0 ये 10 अभी भी छोटा है, नहीं जाएगा, तो 0 बार जाएगा। 0 बार करोगे तो फिर से 0 0 लिखेंगे, तो ये 10 बचेगा। फिर पॉइंट यूज़ कर चुके तो आप फिर से 0 लगाओगे, तो कितना 168 को ये देखो जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी भी छोटा है। तो एक बार और 0 बार लेके जाएंगे तो फिर से 0 0 जाएगा, तो ये 100 आ गया, 100 आ गया। अब फिर से क्या करना पड़ेगा, अब एक पॉइंट यूज़ किया तो 1 0 बढ़ते जाता है। तो 168 का मल्टीप्लाई कितने बार करूँ कि अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर आ जाए। तो आपको ऑप्शन में दिख रहा है, देखो 00 00 एक सिंगल 0, तो यानी सिंगल 0 वाले खत्म, सिंगल 0 वाले खत्म हो गए। ये तो नहीं हो सकता, बच्चा आपका ये 00 वाले ही। अब या तो 5 बार में जाएगा या तो 6 बार में जाएगा। आप अप्लाई करके देख लो। तो 168 का जब आप 5 बार करते हो, तो 5 बार करते हो कितना आएगा, 8 5 6 40, 4 आएगा, 6 चौक 5 6 30, 30 4 34 की 4, कैरी 3, 5 3 8, 840 आता है। अच्छा ठीक है, 168 को 6 बार में करके देखते हैं तो कितना आएगा, क्या ज़्यादा हो जा रहा है 1000 से, देख लेते हैं। 8 6 48 की 8, कैरी 4, 36 6 जग 36, 36 प्लस 4 हो गया 40, कैरी 4, 6 4 10, देखो ज़्यादा हो गया। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, 5 बार में करीब करीब जाएगा। तो 5 बार में कितना होगा भाई, 840 आएगा। तो आप ऐसे लगा के लॉजिक लगा सकते हो। ये जो है 0 आएगा, 10 में से 4 गया, जो है ये जो है कितना आएगा 6, ऐसे इधर बच गया 9, 9 में से 8 गया 1, ऐसा तो 160 आएगा। तो फिर अपना कितने बार 0 यूज़ करेंगे, 160, ऐसे करके लॉजिक लगा सकते हैं। तो 0.005 वाला कौन सा ऑप्शन है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ये भी खत्म हो गया क्योंकि 0.6 है, 0.595 है। तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आगे हम निकाल लेंगे। तो इसका अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन बोला है तो 0.00595 है। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व करके देख सकते हो, बट एग्जाम में कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होता है। रफली घर में है तो आप चेक करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने इसका सॉल्यूशन भी बता दिया। कौन सा, एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव अगर निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 0.0595 लगभग के करीब आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका
उसके बाद करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आइए 94, क्वेश्चन नंबर 94 जो है इसका क्या है सॉल्यूशन देखें कि 12 संख्याओं का औसत 15 है। 12 संख्याओं का औसत कितना है भाई 15 है। फिर बोलता है यदि इसमें एक संख्या और ऐड कर दो 47 41, तो अब टोटल कितनी संख्या हो गई 13 संख्या हुई। तो इन 13 संख्याओं का औसत बताना है। तो भैया अभी हमने बताया औसत किसके बराबर होता है, औसत जो है कहीं ना कहीं योग बटा कुल, योग बटे कुल संख्या के बराबर होता है। तो ये है 12 संख्याओं का औसत, 12 संख्याओं का औसत कितना है 15 है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ 12 संख्याओं का कुल योग कितना होगा, कुल योग अगर निकालना हो तो क्या करोगे, योग निकालने तो कुल संख्याओं गुणा क्या कर दो, औसत कर दो, यानी कि 15 गुणी 12 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 12 पंच 6 60, 6 12 6 18, 180 आ जाएगा इतना। यानी कि 12 संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 आएगा, तभी उसको 12 से भाग करूंगा तो 15 इसका औसत आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद योग निकल गया तो अब न्यू एवरेज यानी कि नया औसत फाइंड करना है आपको। तो नया औसत कैसे निकालना है, कोई इशू नहीं है भैया। पहले कितना था, 12 लोग को जोड़ा था तो 180 था, इसमें एक नया संख्या जोड़ देना है जिसका नंबर था 41 है। अब टोटल ये 12 संख्याओं को जोड़ के बनाया था, ये एक अकेला है, टोटल कितने हो गए 13 हो गए, बस भाग कर दो। तो ये जोड़ोगे तो कितना आएगा 1 8 4 12 का 2 हासिल 1 1 1 2 200, 2 to 1 डिवाइड बाई 13, 2 to 1 डिवाइड बाई 13 आ रहा है। अब इसको डिवाइड कर लो, अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा। तो देख सकते हो सारे नंबर्स जो हैं इसी फॉर्म में हैं, तो ये कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगा। तो अब करोगे तो 13 कम 13, ठीक है, कितना बच रहा है 9, 13 प्लस 9 कितना होता है 13 प्लस 9 जो है 9 3 22 हो रहा है, ठीक है 9 बच रहा है। तो 9 और 1 91 हो गया, 91 मतलब 13 7 91, 13 7 91, यानी कि अब जो नया औसत मिलेगा, पहले औसत 15 था, जैसे ही एक नंबर जोड़ दिया 41, अब औसत नया कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया औसत 17 हो गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था कि नहीं, ये लग रहा था क्वेश्चन इजी कठिन, अब देखो हो गया इजी। चलिए आइए 95, क्वेश्चन नंबर 95 पर वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 क्या लिखा है, एक समबाहु त्रिभुज की, ये भी क्वेश्चन देखिए कितना घुमावदार है। ठीक है, बच्चे समझ ही नहीं पाए इस क्वेश्चन की वो बोलना क्या चाह रहा था। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर, एक समबाहु त्रिभुज तो पहले जान लो भाई क्या होता है, ये समबाहु त्रिभुज है जिसके ऑल साइड क्या होती है, तीनों के तीनों कैसे होते हैं बराबर होते हैं, ये इक्वल होते हैं, इसको समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, जिसमें सभी भुजाओं क्या होती है सेम होती है। फिर क्या बोलता है, प्रत्येक भुजा पर एक एक वर्ग बना दिया गया, यानी कि एक वर्ग यहाँ बनाया इतने ही लंबाई का, ऐसे वर्ग का मतलब समझते हो ना, स्क्वायर बोलते हैं इसको। ठीक है, ऐसे एक वर्ग इधर बनाया, इधर से ये साइड्स को लेके ये साइड का लेके एक वर्ग बनाया। ठीक है, इधर से लेके ये ऐसे लेके एक एक बोल रहा है, हर साइड पर क्या बनाया गया एक एक वर्ग बना दिया गया। जितनी भुजाएं हैं देखो, एक भुजा के सामने एक वर्ग, इतने भुजा के सामने वर्ग, एक इस भुजा के सामने वर्ग। तो ये बोलता है प्रत्येक भुजा पर एक एक वर्ग बना दिया गया है। उसके बाद बोलता है यदि प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है। ओहो ऐसा, तो लो इसकी ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, इसके सामने वाला वर्ग सब 8 8 हो गया, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, सब वर्ग बन गया। भाई वर्ग के सभी का क्या होता है साइज 80 तो होता है, तो हर जगह 8 सेंटीमीटर का एक्चुअल में बन गया। ये स्ट्रक्चर मैंने बना दिया कि इसका डायग्राम के हिसाब से। ठीक है, अब क्या बोलता है क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फिर बोलता है कि हो तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बताइए, यानी कि टोटल इसका एरिया बताना है, संपूर्ण क्षेत्रफल। तो भाई 1 2 3 इसका एरिया कितना होता है, अगर आपसे मैं पूछूं इसका एरिया कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर कितना होगा भाई, a का स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर हो गया। यानी इसका एरिया कितना है 8 का स्क्वायर, इसका कितना है 8 का स्क्वायर, इसका एरिया कितना होगा 8 का स्क्वायर होगा। तो ये त्रिभुज का तीनों एरिया का सबको जोड़ोगे तो 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 8 स्क्वायर, तो टोटल एरिया कितना होने वाला है, टोटल एरिया जो है संपूर्ण क्षेत्रफल जो आने वाला है 1 2 3 बार 8 का स्क्वायर आएगा, एक ये प्लस त्रिभुज का आयत, त्रिभुज का एरिया। और ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इक्विलेटरल एरिया का √3 मतलब प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये कितना हो गया, 3 गुणित 8 का स्क्वायर 64 होता है, प्लस समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू a का स्क्वायर, a मीन्स 8 का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है कि √3/4 इंटू
ए का स्क्वायर, ए मीन्स साइड, भुजा का स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो फाइनली कितना होगा, ये भी 64, ये भी 64, देखो मैंने 64 को बाहर कर दिया, तो यहाँ क्या बचा बोला, वही 3, ठीक है। आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हो क्योंकि हमको एक्चुअल में इसी फॉर्म में ही लाना है। तो देखिए यहाँ पर √3 है, √3 है, तो √3 वाले कौन से हैं, 1 2 3, ये √2 है, ये तो नहीं हो सकता, पहले ही काट दो, ये तो नहीं होने वाला। तो ये मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 4 × 12 का 2 हासिल 1, ठीक है, 6 × 18 और 1 19, 192 प्लस 192 प्लस, देख लो इसमें कहीं दिख रहा है 192, बिल्कुल ये दिख रहा है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा बाद में। तो 192 प्लस ये कितना होगा, देखो एक ये जो है √3 प्लस 4 × 8 × 8, ये कटेगा 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 √3 आया। तो ये जो है 192 प्लस 16 √3 आंसर आएगा फाइनली सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, एरिया हमेशा सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन, आप चुटकी में बना सकते थे, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस के लिए किसी से क्या करना पड़ेगा भाई, जब क्वेश्चन को अटेंड करोगे अलग अलग पेपर से तभी ना हल कर पाओगे, ऐसे थोड़ी हल कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर हम बात करें किसका, 96 की। तो टोटल 100 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है ए की आय जो है, क्वेश्चन को समझिएगा, ए की आय का 5% बी की आय का 15% के बराबर है, यानी कि ए की आय कितनी है नहीं मालूम है, चलो एक्स ले लो, तो एक्स का 5%, एक्स का 5% मतलब ये बराबर है, पहला कंडीशन लगा रहा हूँ, ए की आय का 5% जो है वो किसके इक्वल है, बोलता है बी की आय के 15% का। तो बी की आय को क्या ले लेते हैं अपन, दोनों इक्वल ही है, तो ए की आय का 5%, बी की आय का मान लो वाई है, तो वाई का कितना परसेंट, 15%, वाई का 15%, ये दोनों आपस में इक्वल है बोलता है। तो कोई दिक्कत नहीं, 100 कट गया यहाँ से, क्या मिला 5x, 5 से कटा 5 कम 5, 5 दिया 15, क्या मिला यहाँ से x किसके बराबर हो गया 3y, यानी कि जो है पहले वाला जो है ए की आय जो है उसकी जो बी वाले का 3 गुना है, कहने का मतलब ये परसेंटेज में दिया था, कन्वर्ट करें तो हमने जो है निकाल लिया बी की आय का 3 गुना। पहला केस हो गया, दूसरा केस आते हैं बी की आय का 10%, बी को हमने वाई माना था, तो बी की आय कितनी होगी, वाई का 10%, वाई का 10% मतलब 10/100 किसके इक्वल है, बोलता है सी की आय का 20% के बराबर है, तो 20% निकालो, सी को जेड मान लो, जेड की आय का कितना परसेंट, 20% बराबर है बोलता है ये। तो यहाँ से 100 अभी भी कट गया, 0 0 यहाँ से कट गया, तो y बराबर कितना आ गया 2z आ गया, y बराबर कितना आ गया 2z, यानी जो y जो है वो c की आय का डबल है और इसका ट्रिपल है। तो y को यहाँ पुट करूँगा तो x और z में भी रिलेशन निकल गया, तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे x बराबर कितना हो गया भाई 3 × y है, और y की वैल्यू 2z पुट करते हो, यहाँ रख दो 2z y की जगह, तो कितना हो गया x और z में रिलेशन कितने का हो गया 6z का रिलेशन हो गया, ठीक है। अब इतना करने के बाद बोलता है कि c की आय हमको मालूम है कितनी है 2000 है, इसका मतलब z की वैल्यू 2000 है, z की वैल्यू को उसने ले लिया 2000 रुपये, तो जब 2000 z है तो बताओ x कितना होगा, तो x तो कितना 6z है, यानी 6z है, 6 × 2000 करोगे, ये हो गया 6 दूनी 12000 हो गया। अच्छा y कितना होगा भाई, y जो है 2z है, यानी 2 × 2000, ये कितना हो गया 4000 हो गया, सबको जोड़ दो, ऐड करते हो तो कितना होगा 2000, 4000 और 12000, तो 12 4 16 17 18, टोटल हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों का आय कितना हो गया 18000। समझ में आया, क्वेश्चन फटाफट बनाना है ऐसे क्वेश्चन को। तो उसने बोला था तीनों की कुल आय कितनी की होगी, तो टोटल जो है 18000 के बराबर हो जाता है। आई होप आप सब लोग समझ रहे होगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 क्या कह रहा है, जल्दी से देखो 97। में भी वही कहानी है, जब कपड़े की कीमत में, कपड़ा है, कपड़े की कीमत में इंक्रीज कर दे रहा है कितने परसेंट का, 25% का क्या कर दे रहा है, इंक्रीज कर दे रहा है, ठीक है। क्या चीज़ का, कीमतों में, यानी कि प्राइस में जो है 25% की कमी करना है, तो कपड़े में कितना खर्च हम बढ़ा दें कि जो है दुकानदार को कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चेंज करना है। क्वेश्चन को अच्छे समझिए क्या लिखा है, उसके एक दुकानदार है, उसके पास कुछ कपड़े हैं, इस कपड़े की कीमत को क्या कर रहा है, 25% कम कर दे रहा है, 25% कम कर दे रहा है। तो भाई कपड़े के जैसे ही कम कर देगा, रेट गिरा देगा, तो कपड़ा बिकने लगेगा, ज़्यादा बिकने लगेगा, तो ज़्यादा बिकेगा तो कितना बिक रहा है, बोल रहा है 20% बढ़ जाता है, कपड़े की बिक्री जो है 20% क्या हो जाती है, खपत जो है उसके दुकान से 20% ज़्यादा हो जाता है पहले के कंपैरिजन में। तो बताइए दुकान को कुल आय पर कितना प्रभाव पड़ा। तो भैया पहले आय कितनी थी, आय हमेशा बताया ना, आय किसके बराबर होता है, आय जो है मूल्य गुणित यानी कि वैल्यू, मूल्य इंटू खपत के बराबर होता है, यही तो फॉर्मूला भी सीखा है मैंने, मूल्य इंटू खपत के बराबर होता है कौन,
आय, आय जो मतलब इनकम कितनी हुई, खपत कितना कर, मान लो 10 कपड़े खपत किया यानी 10 कपड़े बेच दिया, तो 10 कपड़े का मूल्य इंटू करोगे तो वही तो इसकी इनकम बनेगी ना। तो कभी भी ये चीज़ें याद रख लेना, इनकम किसके बराबर होती है, वैल्यू उसके प्राइस के और इंटू जितना खपत कर रहा है। मान लो मैं मेरा 100 रुपये कपड़े का और मैंने जो है 10 कपड़े जो है बेच दिया, तो 10 कपड़े का रेट अगर जो भी रेट होगा उसका मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो मिलेगा ना मुझे प्रॉफिट, यानी कि इनकम मेरी कितनी होगी, 10 कपड़े का मूल्य गुणा 10 कपड़े जो है उसका निकालोगे तो टोटल क्या हो जाएगा, इनकम हो जाता है। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोलता है, 25% की कमी करनी है रेट में। तो इसके रेट में यानी कि पहला कंडीशन, पहले मूल्य मान लो 100 रुपये था, सपोज करो 100 रुपये हमने मान लिया, 100 रुपये का 25% कम करना है, यानी कि 100 का 25% क्या करना है, लेस कर देना है। जो रेट था 100 रुपये था उसको 25% कम करोगे तो जो नया प्राइस आके आएगा वो आपका आ जाएगा 75 रुपये आ जाएगा। कहानी समझ पाए, 75 रुपये हम यानी कि बेच रहे हैं, पहले 100 रुपये में बेच रहा था अब उसको 75 रुपये में बेचना पड़ रहा है। ऐसे बनाओगे जल्दी बन जाता है, ठीक है। उसके बाद खपत, खपत ये था मूल्य के लिए, पहला कंडीशन किसके लिए था, मूल्य के लिए। दूसरा कंडीशन निकालूंगा खपत के लिए। पहले खपत कितना हो रहा था, पहले खपत जो है जितना भी हो रहा तो मान लो 100%, पहले 100 रुपये उसका मूल्य मान लो और 100 क्या मान लो खपत, कि भाई 100 खपत हो रहे थे। ये क्या चीज़ है, ये मूल्य है, ये मूल्य के लिए निकाला गया, ये खपत के लिए। खपत मतलब मान लो 100 कपड़े हमने बेचते थे, पहले 100 रुपये मूल्य था और 100 कपड़े हमने बेचते थे, ठीक है। तो खपत में वो बोलता है कितने का चेंजेस कर दो, बोलता है 20% बढ़ा दिया, 20% क्या कर दो, बढ़ा दो। जैसे ही बढ़ा दोगे 20%, पहले 100 कपड़े बेच रहे थे आज 120 कपड़े बेचने पड़ रहे हैं, बिकेगा ऐसा। इसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से ये मूल्य में 25% कम किया तो 75 हो गया, और कपड़े जो मैंने बेच रहा था टोटल क्वांटिटी 100 थी, 100 को बढ़ा के अब 120 हो जाएगा, ऐसे हो जाएंगे। तो अभी मैंने बताया ना दोनों का रेट क्या होना चाहिए, सेम। इसका इंटू इससे करोगे और इसका इंटू सेम होना चाहिए, बट यहाँ नहीं है क्योंकि कम ज़्यादा होगा। तो उस हिसाब से हमको देखना है कि कितना ज़्यादा है। तो ये बताओ कितना आएगा, ये हम बोलेंगे 100 × 100 कितना होगा, मूल्य गुणा क्या करोगे, खपत। ये किसके बराबर हो जाता है, आय के बराबर हो जाता है। तो यानी कि आय इस वक्त कितना हो गया, इस वक्त आय हो गया आपका 10,000, कितना हो गया 10,000 रुपये क्या हो गया, आय हो गया। पहले स्टार्टिंग में आय कितना था 10,000, ठीक। उसके बाद जब चेंज हुआ, चेंज होने के बाद नया आय जो मिल रहा है वो कितना होगा, 75 गुणा क्या करना पड़ेगा 120, 75 गुणा 120 करोगे तो ये जो है न्यू इनकम जनरेट होगी। तो कितना का 12 × 5 = 60, कैरी 6 और 12 × 7 = 84, 84 + 6 = 90, टोटल हो गया 9,000 रुपये। तो अब इससे क्या समझ में आ रहा है, पहले जो था 10,000 रुपये का मेरा इनकम बन रहा था, अब मेरा 9,000 रुपये का इनकम हो रहा है। बात समझ में आई। क्वेश्चन के हिसाब से भाई पहले 100 रुपये मूल्य था, अब उसको और 75 रुपये में बेच रहा हूँ। पहले 100 कपड़े बेच रहा था, अब 120 कपड़े बेच रहा हूँ। तो रेट में कितने का गिरावट है, देखो पहले मेरा इनकम जो बन रहा था 10,000 बन रहा था, लेकिन ऐसा करने से मुझे 9,000 रुपये क्या हो रहे हैं, इनकम बन रही है। मतलब मुझे लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, लॉस अगर मैं पूछूंगा कमी कितने का हो रहा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कमी, घटेगा। रेट जो है अगर ऐसा करोगे तो घटेगा। कितने का घटेगा भाई, 1,000 रुपये की कमी हो रही है। 1,000 रुपये क्या हो रहा है, घटेगा। यानी कमी कितने को हो गई, 1,000 रुपये की कमी हो चुकी। तो अब ये बताना है कि 1,000 रुपये जो कमी हुई है वो पहले 10,000 का कितना परसेंटेज है, यही तो बताना है ना, कितना परसेंटेज में बताना है। तो कमी परसेंटेज कितना होगा भाई, 1,000 रुपये चेंजेस हो रहा है। इनिशियल आपका 10,000 था, पहले 10,000 इनकम बन रही थी, उसके बाद टोटल 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो परसेंटेज बन जाता है 1 2 3 0, 1 2 3 0 कट गया। कटने के बाद ये काटोगे इसे, ये परसेंटेज में आएगा तो ये 0 से ये 0 कट गया, 10%। यानी कि 10% क्या होगा, हम बोल सकते हैं 10% क्या होगा, घटेगा। अगर आप ये वाला केस करोगे तो 10% जो है इसके में कमी आ जाएगी। जो आपके मूल्य थी, जो इनकम होगी वो 10% पहले के इनकम से 10% कम हो जाएगा। क्या सबको समझ में आया, यस या नो जल्दी बताइएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए क्या बोल रहा है कि 8:21 है, 8:21 है और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 21 है, और यहाँ पर जो है प्रोपोर्शनल टू 13:31 है। बोल रहा है इसमें क्या जोड़ा जाए कि जो योगफल मिलेगा वो समानुपाती हो जाए। तो आप ऐसा भी लॉजिक लगा सकते हो, 8/21 है, यहाँ पर 13/31 है, इसमें क्या जोड़ दो, 5 जोड़ दो, 8 × 5 = 13, इसमें 5 जोड़ दो, 5 और 1 कितना हो गया, सब में मतलब ऐसा एक लॉजिक बता रहा था। तो 5 में जोड़ोगे तो कितना हो रही है, जो है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, मान लो सब में x जोड़ो, कितना जोड़ना है वो चीज़ें नहीं पता चल रही है, तो आप क्या कर लो x जोड़ लो। तो 8 में x जोड़ो,
21 में x जोड़ दो, ठीक है। उसके बाद इक्वल कर दो, बोल दो ये समानुपाती हो जाती है, 13 में x जोड़ दो और 31 में x जोड़ दो, ऐसा। इसके बाद जो x की वैल्यू आएगी वो हमको पता चल जाएगा कि हमको x जो है इतना जोड़ना पड़ेगा। तो क्या करोगे, 8 इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करो, 8 एकम 8, 8 तिया 24, ये प्लस 8 का गुणा x से होगा तो 8x होगा, प्लस अभी x का बचा हुआ है बेटा, ठीक है, 31x प्लस x का गुणा x से करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू फिर यहाँ पर क्या करना है, 13 का करना है, ठीक है। इससे करोगे 21 इंटू 13 का, तो 13 गुणा 13 कम 13 का 3 कैरी 2 1, ठीक है, 13 दूनी 26 और 1 27, 273 हो रहा है। और प्लस 13x यहाँ से प्लस 21x यहाँ से प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा। तो क्या दिख रहा है यहाँ से, एक्स स्क्वायर तो कट गया, ये एक्स स्क्वायर तो कट गया, क्या बचा ये 8x और 31, कितना हो गया 8 और 1 39x हो गया, ठीक है। ऐड करोगे तो 39x प्लस 248 इक्वल, यहाँ से अगर हम बात करेंगे 273 प्लस 21 प्लस 13 कितना होगा, 3 और 1 4, और ये जो है आपका 34x आ जाएगा। तो 39x में से 34x माइनस करोगे तो 5x आ जाएगा, इक्वल टू 273 में से माइनस करोगे 248, तो कितने आएगा अंतर आएगा, 5x बराबर जो है 8 5 13, यानी कि 5 2 25 का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है, 25 जोड़ोगे तो 8 5 13 का 3 हासिल 1 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। 5 से काटोगे तो x बराबर कितना होगा 5, x बराबर कितना आ गया 5, यानी कि हमको इन संख्याओं में कितना ऐड करना चाहिए, 5 ऐड कर दोगे तो फाइनली ये जो है आपस में क्या बन जाएंगे, ये जो है समानुपाती बन जाते हैं, ठीक है। तो क्या जोड़ना पड़ेगा, सब में 5 को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये था 98। अब बात करते हैं 99 और 99, ठीक है, हाँ 99 और 100 दो क्वेश्चन बचे हुए। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में डबल हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज बोला, अब साधारण ब्याज नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है, ये हमने निकालते हैं CI, उसके पहले अमाउंट निकालते हैं, A का फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम मिश्र धन का फॉर्मूला ये वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है A - P, ये ठीक है। तो उस वक्त आपका जो मिश्र धन ऐसे कैलकुलेट होता है। तो चलो क्वेश्चन से समझते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई है। कोई धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में डबल हो जाता है, वह राशि को अगले 8 गुना करने के लिए हमको वही ब्याज की दर है, तो बताइए हमको कितना समय लगेगा, यानी उसको 8 गुना करना है, ठीक है। और अभी मैंने सिखाया था, ठीक है, ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, A बराबर होता है P × 1 + R/100 पूरे की पावर में n होता है। मुझे यहाँ पर पहला केस के हिसाब से डबल करना है, लिखा है ना, जो है डबल हो जाता है, डबल हो जाता है मतलब उस वक्त आपका मिश्र धन कितना होगा 2p होगा, लेकिन मूलधन तो p ही रहेगा, 1 + R/100 ये हो गया पूरे के पावर में कितनी बोले, कितने वर्षों में डबल हो जाता है, 4 वर्षों में, तो इनकी जगह 4 डाल दिया। ये p कट गया, यहाँ से मिल गया 2 बराबर 1 + R/100, ये मिल गया। अब लो भाई समझ में आया कि नहीं आया। अब मुझे बोल रहा है ये 8 गुना करना है, ये 2 गुना था, 8 गुना करना है। तो 8 कब आएगा, सोचे यहाँ पर 8 कब आएगा, जब पावर 3 कर दो, 2 की पावर 3 कर दो, यहाँ पर भी 1 + R/100 की पावर क्या कर दो, पूरे की 4 है, होल पावर क्या करोगे 3 करोगे। जैसी ये चीज़ें, ये 4 वर्षों में 2 आया, अगले 4 वर्षों में 2 आएगा, अगले 4 वर्षों में 2, ऐसा करते जाओगे तो एक तरफ से क्यूब कर रहे हो तो 2 दूना 4 दूना 8, ऐसा 8 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 1 + R/100 पूरे की पावर में कितना हो गया 4 × 12, यानी कि हमको 12 साल लगेंगे। ये n मतलब होता है 12 साल, तो 12 वर्षों में हमारा जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा 8 गुना होगा, तो 12 वर्ष लगेंगे। तो हमारा जो है इसमें ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर B करेक्ट था। 12 वर्षों में हमारा जो है राशि वो क्या हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को। चलिए लास्ट क्वेश्चन आइए, बात करते हैं 100, क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 क्या लिखा है, किस मूलधन का साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज बोला है, दर दे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर मूलधन बोल रहा है, किस मूलधन का, मूलधन ही फाइंड करना है, ठीक है। साधारण ब्याज से कितना दिया है बोल रहा है, दर को कितना है, रेट जो है 624 और 1 25, 25/4% दर रेट दे दिया हुआ है। और वार्षिक ब्याज की दर से यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाता है 1 रुपये हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाता है 1 रुपये हो जाता है। और बोल रहा है प्रतिदिन होगा, प्रतिदिन होगा, बताइए वो वर्ष लीप वर्ष ना हो। क्वेश्चन को अच्छे समझिएगा, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो 1 दिन का मिल रहा है, प्रतिदिन 1 रुपये की दर से, ठीक है। और बताइए इतना होगा कि यदि
वह लीप वर्ष न हो। लीप वर्ष का मतलब होता है बेटा जो 4 से भाग चले जाता है, जैसे 2016, 2020, 2024, ये सभी जो है लीप वर्ष हैं। लीप वर्ष ना हो मतलब जैसे 2021, 2022, ठीक है, 2023, ये जो 4 साल में एक बात है। 2024 है ये लीप वर्ष हो जाएगा, इसको छोड़ दो, ये नहीं लेना है। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो जो लीप वर्ष नहीं होता उसमें जनरली 365 दिन होते हैं। ये देने का कॉन्सेप्ट यही था। लीप वर्ष बोलता तो 366, 366 डेज हो जाते हैं, बट लीप वर्ष ना हो उसमें जो है 365 डेज होते हैं, ठीक है। तो जो लीप वर्ष ना हो, लीप वर्ष ना हो उस केस में अगर हम बात करें 365 दिन होते हैं, क्योंकि अभी हमको दिन के हिसाब से निकालना है, प्रतिदिन बोल रहा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं 365 दिन किसके बराबर होगा? 365 दिन जो है वो कहीं ना कहीं 1 वर्ष के बराबर हो रहा है। वो भी कौन सा वर्ष? लीप वर्ष ना हो, ठीक है, नॉट लीप ईयर, नॉट लीप ईयर। जो लीप वर्ष नहीं है उसका जो है क्या 365 दिन 1 वर्ष के बराबर होता है। तो 1 दिन किसके बराबर होगा? 1 दिन बेटा 1/365 वर्ष के बराबर, क्योंकि हमारा सिंपल इंटरेस्ट वार्षिक होता है, इसी वजह से हम इसको वर्ष में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो प्रतिदिन के हिसाब से निकल रहा है तो 1/365 करना पड़ेगा। तो अब फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू रेट इंटू समय डिवाइड बाई 100 होता है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, सिंपल इंटरेस्ट तो दे दिया हुआ है, ब्याज तो दे दिया हुआ है, 1 रुपये प्रतिदिन दिया हुआ है, मूलधन फाइंड करना है, रेट दे दिया हुआ है 25/4 गुणा n, समय कितना है? 1/365, 1/365, 1 दिन का निकाल रहे हो ना, इस वजह से ये कितना हो जाएगा? 100। अब ये देखो 25 से कम 25, 25 चौक 100 होता है, ये 4 नीचे आ जाएगा। तो फाइनली कितना हो गया? 1 यानी कि 1 P इंटू 1 डिवाइड बाई कुछ नहीं हो, नीचे में 4 गुणा 4 16, 16 गुणा 360, 16 गुणा 360, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो P की वैल्यू हो गई 16 इंटू 360, और 16 इंटू 360 कर लो, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ये जो है 1696 00 1696 की 6, ठीक है, यानी कि 365 होना चाहिए ना, 365 है, 60 लिख दिया, 365। तो 1/365 होगा। तो 1/365 करोगे तो कितना आएगा? 16 का गुणा कर दो 365 से, कितना आएगा? तो आप कर सकते हो 16 5 80, कैरी 8, 16 6 96, 96 प्लस 8, 96 प्लस 8, 8 6 14, यानी 104। यहाँ कैरी कितना आएगा? 10, 16 3 48, 48 प्लस 10 58, इतना रुपए हो जाता है। तो मूलधन कितना हो गया बोलो बेटा? 5840 रुपये, ये आपका मूलधन आ जाता है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और किसी को भी अगर कहीं डाउट होता है, कुछ भी डाउट होता है, तो आप कमेंट करिए, मेरे को पर्सनली अलग से मैसेज कर सकते हो। सारा चीज़ें दिया गया है इसमें, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं सब चीज़ डाल देता हूँ। तो रेस मैथ्स एकेडमी हमारा एक प्ले स्टोर में ऐप भी है, वहाँ पर जाके आप चाहो तो इस कोर्स को परचेस भी कर सकते हो। ये मैथ्स और एप्टीट्यूड जो व्यापम की भर्ती होती है, CG व्यापम या बैंक SSC रेलवे में जो हम एप्टीट्यूड और मैथ्स पढ़ते हैं, उनका जो है हम यहाँ पर कोर्स को क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कम बजट में आपको जो है पूरी चीज़ें डिटेल में मिल जाती है।